हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 34 के बारे में। ठीक है, अगर हम 34 भागों के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि 33 भाग जो है पहले के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो आप लोग उस श्रृंखला को आनंद लीजिए और उससे नोट्स बनाते रहिए, जो आपको प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, और इस श्रृंखला के प्रश्न जो है इस प्रकार से तैयार किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से व्याख्या किया जा रहा है, वो जो प्रश्न है, व्याख्याएँ हैं, वो आप लोगों को नोट्स बनाने में बहुत ही मदद करेगा। जो नोट्स है आप लोगों को परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और एक विद्यार्थी का नोट्स ही है जो उसको सफलता की ओर ले जाता है। तो आप लोग नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से सही दिशा निर्देशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 34 के पहले प्रश्न पर। आप लोगों का पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, कितने, किसमें, कांग्रेस में कितने सदस्य, कुल कितने सदस्य कब पहले अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो आप लोग कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और प्रथम 4 अधिवेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, और उसके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्थापना और उस कांग्रेस के बारे में आप लोग नोट डाउन, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, कौन थे? ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम। और गवर्नर जनरल कौन है यहाँ पर? गवर्नर जनरल कौन है? डफरिन, लॉर्ड डफरिन है। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हो गया। कौन सा स्कूल है? तेजपाल गोकुलपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का संस्कृत विद्यालय है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। ठीक है, तो वहाँ पर उस स्कूल में कांग्रेस की स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, दिसंबर 85 भी लिख देंगे, हो जाएगा। और 28 दिसंबर वहाँ पर डेट है। ठीक, पहला अधिवेशन आपका हुआ है कहाँ पर? बम्बई में हुआ है। ठीक है, बम्बई। ठीक, कब हुआ है? 1885। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर बीसी बनर्जी हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बीसी बनर्जी हम लिखते हैं, यहाँ पर बीसी नहीं होगा, यहाँ पर डब्लू होगा। ठीक है, डब्लू सी बनर्जी। ठीक है, डब्लू सी बनर्जी। फिर इसके बाद दूसरा हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था। ये कब का है? 1886 का है। ठीक है, कौन अध्यक्ष हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये आपके पहले भारतीय, ये जो डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, ये आपके पहले भारतीय हैं। और पहले पारसी जो हैं, और शायद बनर्जी भी, डब्ल्यू सी बनर्जी भी आपके पारसी थे। और तीसरे जो है हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। दिख रहा है, चलिए। मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारी बातें की जाएगी कि अंग्रेज़ क्या सोच कर इनको अध्यक्ष बनाए थे। इस तरह से बदरुद्दीन तैयब जी, ये किसकी कब की बात है? 1887 की। और चौथा अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता में, कलकत्ता कह रहे हैं, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक, और यह हुआ था 1888 में। और ये जो अध्यक्ष हुए यहाँ पर जॉर्ज यूल हुए। और जॉर्ज यूल जो हैं आपके अंग्रेज़ अधिकारी हैं, जॉर्ज यूल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये आप लोगों के 4 अधिवेशन हो गए। और स्थापना कब हो गया? और इसमें जो पहला अधिवेशन में अध्यक्ष जो सदस्य थे, वहाँ के 72 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करिए। आप लोगों को इससे प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें कम से कम। और जो लोग पुराने हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें, जिससे और भी चीज़ें हम लोग लेकर आप लोगों के लिए आएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? 1885 के महासचिव के बारे में पूछा गया है। AOU में डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, SN बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, तो जो महासचिव हैं आपके, ये आपके AOU में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम।
ठीक है। और WC बनर्जी जो हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं, वो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नौरोजी हैं। और जो SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनका नाम है, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। इंडियन एसोसिएशन जो है भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करिए। हमने जो फैक्ट बताया उसको आप लोग लिखते जाइए, जिससे आप लोगों का जो नोट्स है एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होता चले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहकर उपहास उड़ाया, ठीक है। अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहकर उपहास उड़ाया। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो को तो ऐसे ही हटा दीजिए, क्योंकि लॉर्ड रिपन जो है और लॉर्ड मेयो जो हैं, ये आप लोगों को कांग्रेस की स्थापना से पहले के हैं, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुआ है ना। तो लॉर्ड रिपन जब आप देखेंगे कि 1881 के लगभग में है, लॉर्ड में जो 1872 में है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें देखने को आप सोच समझ कर आंसर दीजिए। तो अब इस तरह से अगर आप लोगों के बारे में पता होगा, जो गवर्नर जनरल उनके बारे में पता होगा, तो आप लोग जो चीज़ें पूछी जाती हैं संस्थाओं के बारे में, किसने क्या क्या स्टेटमेंट के रूप में, तो आप लोग आराम से उसको लगा सकते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में बात किया है, कांग्रेस की को किसने अल्पसंख्यक लोगों की संस्था का कर उपहास उड़ाया था, तो आपका लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। कर्जन, क्योंकि कर्जन आप देखेंगे कि बहुत ही बाद का है। कर्जन के शासनकाल में आप देखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आप लोग फैक्ट के रूप में नोट डाउन कर लीजिए। और हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है, और आप समझ सकते हैं कि पहले इसको मिटाना है, फिर लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, तो इसमें बहुत सारी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, और आप लोगों को मौखिक रूप से बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण थी। तो वो लोग आप लोग उसको सुनकर वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का नोट्स जो है बेहतरीन तरीके से तैयार होता रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह कितने दिन तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, ठीक। ये आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से कि यदि कोई सदन का सदस्य नहीं है, संसद के या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो कितने दिन तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, ठीक है। तो वो कितने दिन तक रह सकता है? 1 वर्ष हो गया, 3 माह हो गया, 5 वर्ष हो गया, 6 माह तक हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो और लोकसभा में 25 वर्ष की आयु तक के सदस्य, जो 25 वर्ष आपका है, तो आप वहाँ पर उस लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के लिए आप लोगों को 30 वर्ष की आयु होनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक प्रश्न पूछा गया है कि जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो कितने दिन तक मंत्री रह सकता है केंद्रीय मंत्री? 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन के सदस्यता ले लेनी चाहिए, नहीं तो अनुच्छेद 75(5) के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 75(5) के तहत उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 75(5) में यह प्रावधान किया गया है, हमने आपको पहले भी लेक्चरों में बता दिया है, बहुत सारे लेक्चरों में बताया है कि जो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से जो अनुच्छेद संबंधित है वो अनुच्छेद 74 और 75 है, ठीक है, और 76 महान्यायवादी से है। तो जो 75(5) है वो यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्यता ले लेनी चाहिए। लोकसभा की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 30 साल का नहीं है तो लोकसभा की, राज्यसभा की नहीं मिलेगी। तो यानी कि उसको संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ले लेनी चाहिए, अन्यथा उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद से, ठीक है, केंद्रीय मंत्री से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक। तो ये कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 75(5) के तहत किया गया है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहेंगी, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं, ठीक है।
सदनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और ये प्रश्न आप लोगों से फ्लुएंटली पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, इस पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। ठीक, कुल कितने सदन हैं और कुल कितने अंग हैं, ठीक, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ठीक, 3 अंग हैं। ठीक, और कौन कौन से अंग हैं? पहला आप देखिए, पहला जो है यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति। दूसरी राज्यसभा, ठीक है। तीसरा लोकसभा। ठीक, ये आप लोगों का अंग हो गया। ठीक, अंग में यही 3 पूछता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद देखिए भारतीय संसद के सदन। ठीक है, यहाँ पर भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? पहला जो है आपका राज्यसभा है। ठीक है, पहला जो है राज्यसभा, दूसरा जो है लोकसभा। ठीक है, इनको और भी नामों से जाना जाता है, हम आपको बता दे रहे हैं। राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि आप लोगों का आंसर मिल गया, यानी कि 2 सभा है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे स्थायी सदन। ये जो लोकसभा है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं तो आप लोगों को सही रहेगा चीज़ें लिखने के लिए। ये क्या है? लोकसभा है, लोकसभा। आप लोग इसका नाम याद रख लीजिए, ये सारे नाम जो है, ये आपका स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये स्थायी सदन है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? अपर हाउस भी बोला जाता है, अपर हाउस भी बोला जाता है। ठीक, अपर हाउस भी बोला जाता है इसको, और इसको प्रथम सदन भी बोला जाता है। इसको प्रथम सदन और उच्च सदन भी बोला जाता है। इतने सारे नाम जो हैं आप लोग इसका राज्यसभा का याद रख लीजिए। और इसको ब्रिटेन की भाषा में क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसको बोला जाता है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसका काउंसिल ऑफ स्टेट जो है आपका नाम था, ये आज़ादी के पहले का नाम है। और ब्रिटेन की भाषा में अगर इसको बोला जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जो है भारत की संसदीय प्रणाली है। ठीक है, तो जो 2 सदन है वो आपके ब्रिटेन में भी हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? ये आपका अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन। ठीक है, अस्थायी सदन है, इसको हम निम्न सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन। सॉरी, ये आपका प्रथम सदन नहीं है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। ये आपका द्वितीय सदन है। ठीक है, ये आपका द्वितीय सदन है। राज्यसभा का द्वितीय सदन होता है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। ये निम्न सदन हो गया लोकसभा, और इसको प्रथम सदन भी बोलते हैं, प्रथम सदन। फिर इसके बाद इसको निम्न सदन, प्रथम सदन है, और अस्थायी सदन इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस, लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी, अगर ब्रिटेन की भाषा में अगर बोला जाए तो इसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोला जाता है। ठीक है, कॉमन्स भी बोला जाता है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आप लोगों के भारतीय संसद में कुल कितने सदन हुए? आपके 2 सदन हो गए। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, और जो कितने अंग है वो 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? कौन प्रधानमंत्री जवाबदेह है? ठीक, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है,
और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से 75 अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है। और जो उत्तरदायी की बात है कि लोकसभा जो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों का जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद, वहाँ पर देखेंगे कि जो लोकसभा में बहुमत का नेता होता है उनके सुझावों पर बहुमत के नेता को वहाँ पर उस राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 75(3). ठीक है, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) के तहत, ठीक है, जो भारत का जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है प्रधानमंत्री है, यानी कि मंत्रिपरिषद का भी एक भाग हो गया प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जो मंत्रिपरिषद जब 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति जवाबदेह है सामूहिक रूप से, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री भी जो हो जाएगा वो आपका लोकसभा के प्रति जवाबदेह हो जाएगा। ठीक, इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि प्रधानमंत्री के बारे में दे दिया, अगर मंत्रिपरिषद के बारे में देता है तो इस तरह से पूछता है कि भारत का जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है या किसके प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह है, तो वहाँ पर लोकसभा हो जाता। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात किया जा रहा है, तो मंत्री वहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति जो है भारत में कार्य करते हैं। ठीक, और जब अनुच्छेद 75(3) के तहत जब मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह है, तो प्रधानमंत्री भी वहाँ पर किसके प्रति जवाबदेह बन गया? लोकसभा के प्रति जवाबदेह बन गया। ठीक, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को कन्फर्म हुई, क्लियर हो गई हर एक चीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग नए पुराने हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि जब आप लोग जोड़ेंगे तभी हम लोग मोटिवेट होकर जो जितना बड़ा हम लोगों का परिवार होगा उतने ही ज़्यादा हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। वैसे अभी भी वही हो रहा है कि आप लोगों को जितना बेहतर तरीके से जो चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाए, दे दिया जाए, वही बहुत ही सोचा जा रहा है कि किस प्रकार से किया जाए। अगर आप लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, पीडीएफ आप लोगों को चाहिए किसी भी चीज़ पर, तो जो पढ़ाया जा रहा है अगर आपको लोगों को उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर जुड़कर अपने सुझाव दे दीजिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब तक आप लोग बताएँगे नहीं तब तक वो चीज़ें यहाँ पर हो नहीं पाएंगी, क्योंकि आप जब तक कहेंगे नहीं तो वो लोग कैसे किया जा सकता है। अपने से तो हम लोग 100% देने का प्रयत्न कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सहयोग थोड़ा प्रदान करिए, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मेघालय का पठार भाग है। ठीक है, मेघालय का पठार किसका भाग है? हिमालय का है, पूर्वी घाट का है, प्रायद्वीपीय पठार का है, पूर्वांचल श्रेणी का है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से सोच कर देखिए कि मेघालय का पठार किस प्रकार का भाग है। ठीक है, तो मेघालय का पठार कहाँ पर है? मान के चलिए कि अगर हम मैप बनाएं तो वो दक्षिण भारत का मैप ही बनाने आता है, तो इस तरह से वो भी सही से नहीं बनाने आता है। ठीक है, तो जिसका सब्जेक्ट रहता है ना वो लोग बनाते हैं अपने अच्छे तरीके से, सही तरीके से। तो मान के चलिए कि यहाँ पर मेघालय है, हम लोगों का ये सब्जेक्ट ही नहीं है, हम लोग क्या सीखेंगे बनाना। ये मेघालय है, तो यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, मेघालय का पठार। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के जो श्रेणी है ये आपका हिमालय श्रेणी है, और यहाँ पर इस तरह से आया है, ये आपका पूर्वांचल की श्रेणियाँ हैं, ये आपका पूर्वी घाट है, और यहाँ पर एक संरचना पाया जाता है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि क्या ये हिमालय की भाग है या पूर्वांचल की श्रेणियों का भाग है। ठीक है, यहाँ पर पूर्वांचल श्रेणी लिख दे रहे हैं, पूर्वांचल की श्रेणी का भाग है। तो आप लोगों को ये बताइए कि जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग है। ठीक है, आप लोगों को देखकर क्या लग रहा है किसका भाग हो सकता है? ठीक है,
हिमालय का, पूर्वी घाट का, पूर्वांचल, यही तीनों पास में है। पूर्वी घाट भी है, पर पूर्वांचल श्रेणियाँ हिमालय भाग में है, पास में है। तो क्या ये तीनों हो सकते हैं इसके भाग? ऐसा नहीं है। ये भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है, राजमहल गारो गैप पाया जाता है, गारो राजमहल गैप। ठीक है, यहाँ पर यहीं पर पाया जाता है गारो राजमहल गैप, पश्चिम बंगाल में। यही जो है गैप जो है, जिसको दर्रा बोला जाता है, वही प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय के पठार से अलग करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जो फैक्ट है उसको लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कर्णप्रयाग अवस्थित है सॉरी, कर्णप्रयाग कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में 4-5 प्रयाग पाए जाते हैं, जिसमें कर्णप्रयाग है, देवप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है और एक नंदप्रयाग है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रयाग पाए जाते हैं, यानी कि प्रयाग मतलब होता है कि संगम। और एक प्रयागराज है जो उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक, तो ये जो कर्णप्रयाग है आप लोगों का उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस नदी के तट पर कौन सा प्रयाग पाया जाता है। इन चारों नदियों के बारे में हम लोग, चारों संगम है, और जो प्रयाग बोला जाता है उसको संगम बोला जाता है। नदियों का संगम होता है, दो संग, जब दो नदियाँ एक ही जगह पर आकर मिलती हैं तो उसको संगम बोला जाता है। ठीक है, तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसके सामने सामने हम लिख दे रहे हैं कौन सा है। ठीक, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है आप लोगों का, ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, और इसी पर आप देखेंगे कि नंद प्रयाग भी पाया जाता है। ठीक है, नंद प्रयाग, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा नंद प्रयाग को कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार नदियों पर ही आप देखेंगे कि कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग कहाँ है, यानी कि आप लोगों को कंसर्न मिल गया, अलकनंदा और पिंडार नदियों पर है। फिर उसके बाद अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर कौन सा है? विष्णु प्रयाग है। ठीक है, इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक, प्रयाग से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और अलकनंदा भागीरथी की नदी के संगम पर है, यहीं पर है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देवताओं का प्रयाग है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 5 प्रयागों का नाम लिख लीजिए। अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर नंद प्रयाग रुद्रप्रयाग, अलकनंदा पिंडार नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग, अलकनंदा धौलीगंगा नदी के संगम पर विष्णु प्रयाग, अलकनंदा भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही आप देखेंगे कि अलकनंदा जब भागीरथी नदी से मिलती है तो यहीं पर गंगा का निर्माण होता है। कहाँ पर गंगा का निर्माण होता है? देवप्रयाग में गंगा बनती है, गंगा बनती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से आप लोगों की भागीरथी नदी निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से कभी भी गंगा नदी उद्गम स्थान मत मारिएगा। ठीक है, और उद्गम स्थान वहाँ पर पूछता भी नहीं है, वो पूछेगा कि जब अलकनंदा किस भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है और गंगा का निर्माण कहाँ होता है। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ से आप लोगों का गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है और आप लोग याद रख लीजिए और आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद। ठीक है, हिमनद को इंग्लिश में ग्लेशियर बोला जाता है, तो आप लोग इस तरह से कन्फ्यूज मत होइएगा कि हिमनद कुछ और क्या पूछ लिया। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है यही पूछा जा रहा है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जांस्कर श्रेणी। हमने आप लोगों को हिमालय का विभाजन बताया था। हिमालय का 4 प्रकार का प्राकृतिक विभाजन है। ठीक है, और 4 प्रकार के आप लोगों के प्रादेशिक विभाजन भी है। तो हम लोग आपको प्राकृतिक विभाजन के बारे में बता रहे हैं। हिमालय के प्राकृतिक विभाजन, हिमालय का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो 5 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो 4 ही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सतत विकास है पश्चिम से पूर्व की तरफ वो देखा जाता है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ विकास है उसको नहीं देखा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर 4 ही माना जाता है। तो पहला हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया महान हिमालय, इसको बृहत हिमालय और ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको महान हिमालय को हिमाद्री भी बोला जाता है। ठीक है, हिमाद्री भी आप लोग याद रख लीजिएगा, महान हिमालय को। और सह्याद्री बोला जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, सह्याद्री। और ये महान हिमालय हो गया।
फिर तीसरा जो है आपका लघु हिमालय है, इसको मध्य हिमालय भी बोला जाता है, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है। और चौथा जो है आप लोगों का जो ये शिवालिक श्रेणी, शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, शिवालिक हिमालय। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वैसे एक हिमालय और है, पूर्वांचल की श्रेणियाँ जो है वो हिमालय का ही भाग है, तो उसको इसमें नहीं गिना जाता प्राकृतिक विभाजन में। और हिमालय का उत्तर से दक्षिण का जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम, हिमालय श्रेणियों का दक्षिण क्रम। ठीक है, दक्षिण क्रम आप लोग इसको एक सूत्र के साथ साथ रख लीजिए, KLJP, KLJP, ये आप लोग कूट की सहायता से आप लोग याद रख लीजिए। हम आपको बता दे रहे हैं, के से काराकोरम, ये उत्तर से दक्षिण है, लिखे हैं यहाँ पर। यहाँ इस तरह से आप दर्शा लीजिए, इस तरह से बना लीजिए मैप। ये तीर जो है उत्तर से नीचे को छोड़ा गया है। ठीक है, ये काराकोरम हो गया, के से काराकोरम। ठीक है, और एल से लद्दाख। ठीक है, ये आप लोगों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। फिर इसके बाद देखिए, जे से जांस्कर श्रेणी हो गया, जांस्कर। पी से पीर पंजाल, पीर पंजाल। और इसके नीचे शिवालिक हो जाता है। फिर शिवालिक में यह देखेंगे कि धौलाधार है, धौलाधार वैसे लघु हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, धौलाधार श्रेणी जो है, और उसी में देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है, उसी में बसी हुई है। ठीक, लघु हिमालय में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हिमालय के बारे में आप लोग याद रख लीजिए। और जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम ग्लेशियर पर, काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है, जो पीओके वाले क्षेत्र में है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, सबसे हाइट वाला, वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ये एवरेस्ट पर, एवरेस्ट कह रहे हैं, हिमालय का भाग है। ठीक है, और हिमालय सबसे ऊँची 5 चोटी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद के लिए कर लीजिए। और सियाचिन ग्लेशियर की जितनी लंबाई है, लंबाई से उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है वर्तमान समय, क्योंकि जो हिमालय अपने उत्थान पर है, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है। तो वहाँ पर जो ग्लेशियर की है, हिमनदों की लंबाई है, ऊंचाई है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो भी कोई वो उतना मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, ये आप लोगों को जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो लोग आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये आप लोगों का शिक्षा अभियान से संबंधित है, और शिक्षा से आप लोगों के प्रश्न योजनाएं जो हैं वो पूछ ही लेता है, क्योंकि शिक्षा भारत में मौलिक अधिकार भी है। और देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी बात किया गया है, और मौलिक कर्तव्यों में भी बात किया गया है। शिक्षा के अगर 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है वो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में है। और अब देखेंगे कि 6 वर्ष से कम आयु के जो पोषण है, फिर उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, वो आपके अनुच्छेद और 45 में दिया गया है, वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में है। अनुच्छेद 21 क में आप लोगों को शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। और जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आप लोगों का सन 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था, जहाँ पर अभिभावक या गार्जियन या प्रतिपाल्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। और आप देखेंगे कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा का मूल अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया गया था 1987 में। ठीक, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। हमने बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को बता दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1987 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक, और 2001 में क्या हुआ था? 2001 में कौन सा शिक्षा अभियान हुआ था? ये है आपका 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, शिक्षा संबंधी बातें करें अगर 1988 का अगर हम बात करें, 1988 में देखेंगे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ठीक,
और फिर उसके बाद 2009 की अगर हम बात करें, और 2009 में यह देखेंगे कि शिक्षा का अधिनियम भारतीय शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था और कानून बनाया गया था, ठीक है, 2009 में, और लागू हुआ था 2010 से, ठीक। और ये जो है साक्षर भारत मिशन का बात करता है, 2009 में साक्षर भारत मिशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिशन जो है योजनाएं हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों से पूछेगा। और जो कानून बनाए गए हैं उसके बारे में भी हमने बता दिया कौन कौन से कानून हैं। तो यहाँ पर आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को एक बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए और फिर उसके बाद आप पढ़ें तो आपको लगे कि हम कुछ पढ़े हैं, ठीक है। नहीं तो पढ़ने का कोई क्या फ़ायदा है कि हम बस किताब पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो आप लोग किताबों को पढ़ने से ज़्यादा उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब अब तक आप समझ में आपको समझेंगे नहीं उस किताब को, तो वो किताब आप लोगों के लिए व्यर्थ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा एक पारिस्थितिकी का शत्रु है? किसका शत्रु है? पारिस्थितिकी का, यानी कि पर्यावरण का पूछा जा रहा है कि इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा हानि कौन सा वृक्ष पहुंचाता है। वैसे तो आप देखेंगे कि बबूल है, यूकेलिप्टस है, नीम है, पीपल है, ये चारों वृक्ष जो हैं आपके जो जो समुदायों में पाए जाते हैं, मान के चलिए कि इनकी खेती भी की जा सकती है और गाँवों में भी देखने को मिल जाते हैं, जंगलों में भी देखने को मिल जाते हैं, इस प्रकार से ये वृक्ष पाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि बबूल के वृक्ष में तो कांटे आते हैं, बबूल भी जब जो जो आप देखेंगे कि जो वृक्ष जो है भूमिगत जल का अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है, वही पारिस्थितिकी को हानि पहुंचाएगा, ठीक है। बबूल भी करता है, बबूल भी आप देखेंगे कि लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं करता है, बबूल भी ज़मीन से पानी सोखता है, लेकिन यूकेलिप्टस जो है आपका बहुत ही ज़्यादा पानी सोखता है ज़मीन से, और इसीलिए इसको पारिस्थितिकी का शत्रु माना जाता है। और अब ज़्यादा कभी देखेंगे कि अगर किसी खेत के आसपास यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं, बहुत सारे हैं, तो उस खेत की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, इतने बड़े पैमाने पर ये पानी सोखता है। और यूकेलिप्टस के पानी सोखने का कारण ये है कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो इसको बढ़ने के लिए वो अपना जो पानी का अवशोषण बहुत ही ज़्यादा कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का शत्रु माना जाता है, ठीक। तो इसके अलावा भी और भी जो पौधे हैं जिसको पारिस्थितिकी का शत्रु माना जाता है, उसकी आप लोग सूची बनाइए और उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, और यह इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, कि भारत का सबसे बड़ा चीता आवास, क्या पूछा है? भारत का सबसे बड़ा चीता आवास अवस्थित है कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य दिए गए। तो इस राज्य में कौन सा जो है जहाँ पर सबसे बड़ा चीता आवास है? अब देखेंगे कि चलिए हम वहाँ पर आपको बता देते हैं कि कौन सा है। नागार्जुन श्री सैलम, ठीक है, ये आपका प्रीसीएस में पूछा था, एक बार प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा चीता आवास नागार्जुन श्री सैलम जो है आपका, ये आपका टाइगर रिजर्व है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा चीता आवास है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास, चीता आवास, ठीक, इस तरह से। और ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा नदी। राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही नागार्जुन सागर बांध भी है। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। तो यही जो है आप लोगों का, अब देखेंगे कि नागार्जुन श्री सैलम जो टाइगर रिजर्व है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय चीता आवास है, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए और समझिए, पढ़िए, लिखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, ठीक है, जिससे लगे कि हाँ आप लोग कुछ पढ़ाई किए हैं। नहीं तो पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़े हैं, सभी लोग तो पढ़ ही रहे हैं, तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले कर रहे हैं, ठीक है। तो
तैयारी जब सब लोग कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से तैयारी करना पड़ेगा कि आप लोगों को जो पढ़ाई है वो एक बेहतरीन तरीके से, कुछ चीज़ें जो हैं उन लोगों से अलग होकर तैयारी हो, ठीक है? तभी आप लोग जाकर वहाँ पर सफलता को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग नोट्स बनाइए, देखिए इस तरह से बनाइए कि जो नोट्स बनेगा वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करे, ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक जीएस कैप्सूल का क्लास ही प्रारंभ किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए ऐसा जीएस तैयार किया जाए कि वो सभी एग्ज़ाम्स में काम करे, ठीक है? तो आप लोग जब इस जीएस को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और जो नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का प्रत्येक एग्ज़ाम में, प्रत्येक परीक्षा में वो मदद करेगा। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक? उन सभी में इसके जीएस के जो प्रश्न हैं आप लोगों को मदद करेंगे, ठीक है? अभी आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार पीसीएस 30 सितंबर को है, 28-29 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होगा, आरओ एआरओ का, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। इन तमाम एग्ज़ाम्स में चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम से दीजिए, उनमें ये सारे के सारे जीएस प्रश्न जो हैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है? तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से तैयार करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह श्रृंखला पसंद आती होगी। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं तो वो तो चैनल से जुड़ ही जाएँ, क्योंकि ये जो चैनल है आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। आप ही लोगों को पढ़ाई को एकदम सिस्टमेटिक और बेहतरीन तरीके से करने के लिए बनाया गया है, ठीक है? तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।